हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास का पार्ट 4 है ये। इससे पहले 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। पूरे उपन्यास को हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको भी हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने पीछे नहीं देखा है वो वीडियो देख सकता है, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, छोटे पार्ट्स में ही है मैंने वीडियो डाली, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए। बोला, लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख लें। खन्ना मास्टर का असली नाम क्या था? तो खन्ना मास्टर का असली नाम जो था वो खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम के हैं। इस देश में जाति प्रथा को ख़त्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता है, वे अपने आप ख़त्म हो जाती है। खन्ना मास्टर का असली नाम जो है वो क्या है? खन्ना है। और वो किस चीज़ के? इतिहास के लेक्चरार हैं। ठीक है। बोला, इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे दांत पीसकर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानी लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। ये कथन याद रखना है, कथन इम्पॉर्टेंट है। ये खन्ना का कथन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कथन है ना। चलो। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए हुए खड़ा हुआ था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरील घोड़े जैसा ही दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो, मेटाफॉर का अर्थ क्या है? लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में ये शोर मचा था कि अपढ़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है, मतलब अनपढ़ आदमी, है ना। उस हल्ले में अनपढ़ आदमियों में बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी थी और स्कूलों पर हल्ला बोल दिया था। हज़ारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भभड़ मचा हुआ था। अब कोई ये प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ा कि अपढ़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से ये कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हों। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिरा कर इन देहाती लड़कों को फिर से हल्की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दे दी जाती है। पर इस साल फेल होकर दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं के निरपंथी व्याख्यान सुनने पर भी लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार ना थे। वे कन खजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला ये लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिरा कर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दुओ, बैलों की पूंछ उमेटो, शैली की किट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गंडासे से चारा काटता है। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़ा जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर विचार करता है। ये याद रखना है, कलकत्ता है ना, इसको नोट कर लेना। ओके ओके, ठीक है। चलो। वे कोई परिवर्तन झेलने को तैयार ना था, इसलिए मेटाफॉर का मतलब नहीं बता सकता था और ना अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। बोला, कालिंजर के हर औसत विद्यार्थी की तरह ये लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ़ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने हुए जिसे शहर वाले प्राय स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह गहरे कथई रंग की मोटी कमीज़ पहने था जिसके बटन टूटे हुए थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें गिच पिची थी। देखने में लगता था कि वे किसी प्रोपोगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है ना। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका छाप दी थी, है ना। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज़ बदल कर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफॉर का क्या अर्थ होता है? क्या है ये मेटाफॉर चीज़?
लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वे आखिर में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफोर आता है। खन्ना मास्टर ने तो महादेवी का जिक्र है, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कल 2 और कवियों का जिक्र था, तो महादेवी को भी आपने नोट कर लेना है ना। है ना, कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि राग दरबारी में निम्न में से किन किन कवियों या कवित्रियों को शामिल किया गया, ठीक है। तो खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, ये अंग्रेजी की क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। बे खाकी पतलून और नीले रंग की गहरी टी शर्ट पहने हुआ था, तो ये याद रखना है, गहरे नीले रंग की टी शर्ट जो थी वो इसने पहनी हुई थी, है ना। और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाया हुआ था। कुर्सी के पास से निकलकर भी मेज के आगे आ गए। उन्हें कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी, शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से 2 लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बैंत चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चिकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धचका। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली, फिर सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका ज़मीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यह पढ़ी रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक और छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की ये हालत है। लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज़ से वाइस प्रिंसिपल कीजिएगा। भैया, यह हालू रही तो वाइस प्रिंसिपली तो अपने घर रही। 5 साल की जुलाई माँ डगर डगर घूमे हो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक और घुसकर दूसरी ओर निकल गई। महादेवी वर्मा और तुलसीदास 2 कवि हो गए आपके, दोनों को लिख लेना है आपने, है ना। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात है डिसिप्लिन की, समझे मास्टर साहब? ये कहकर प्रिंसिपल उमर खैयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ की अदा से चल दिए। पीछे पीछे खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिख पड़ा। साइकिल पर था। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, ये कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, वीडियो का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है, कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे चिड़ीमारों से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं है। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना ज़रूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक क्यों बाप कहना पड़ता है? क्लर्क ने कहा, अच्छा, क्लर्क के कथनों को याद रखना है, ठीक है। कल मैंने आपको रंगनाथ के कथन भी नोट करवाए थे, आगे भी आएंगे, पर अभी क्लर्क ने कौन कौन से कथन गए वो भी आपको हाईलाइट कर लेनी है चीज़ें, है ना। बोला, क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ, दिन भर आपको यही करके बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं। कितने? 5। कोनो बनवाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत है। वे प्रकृत हुए यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना है, मेरा ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिप्स में हूँ कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डालें। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? बोला, एक तो अछूतों के लिए चमड़ा बनाने की इमारत बनेगी, छोटा डाकघर बता रहा था, डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा, वहाँ ज़मीन की कमी है, कॉलेज ही के आसपास टिप्स से ये इमारतें बनवा लें। फिर
धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्स नहीं बैठेगा। मैंने भी सोचा बेटे को झाड़ू दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ ये भी एक चिड़ी मार है। कुछ कुछ धूरे धूरों से भी बदतर, कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ीधर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ देर दूर आगे एक घनी अमराई से बनी हुई कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी और दरवाज़ा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाई पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते थे। बाकी दिनों वे खाली पड़ी रहती थी। जब वे खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नारीगण मौका देकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वे हेनरी मिलर, वो भी चुका देने के लिए काफ़ी था। हेनरी मिलर को याद रखना है। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। तो किसका, ये जो कोठरी थी इसका नाम क्या रखा गया था? प्रेम भवन नाम इसका रखा गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना है आपको, है ना। बोला, धुरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज वैद्य जी की बैठक में ही था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहाँ भी खाली ज़मीन मिले वहीं आंख बचाकर 2-4 हाथ ज़मीन घेर लेनी चाहिए। अचानक ये गलियारा एक मैदान में खो जाता है। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। कितने? 3-4 पेड़, है ना। जिस तरह से वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सव से पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों में बख्श दिए गए हैं। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह से घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिस्सा से काफ़ी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और पीछे शुबुहा होता था। घुरे पड़े होंगे झिलमिलाते हवाई अड्डों और ललकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक आपका मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है, उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उभर आया और उससे साबित होता है कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक। तो पहले हमने कलकत्ता का जिक्र पढ़ा, अब हम दिल्ली का और शिवपालगंज का दोनों को ही याद रखना है, ठीक है। करने वाले देसी बुद्धि सब जगह एक जैसी ही है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे से बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम हैं। तो ये याद रखना है, ये ताकतों के नाम है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, व्हाइट हाउस है, क्रेमलिन आदि मकानों, ठीक है। बोला, थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपये ऐंठ लिए हैं। कितने रुपए? 2 रुपये, है ना। ये रुपन बाबू को पता लगा ये रंगनाथ शहर से ट्रक में आया था। बोला, एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और काफ़ी ठंडक भी हो रही थी। तो कौन से महीना? नवंबर का महीना। गंदी बनियान और अंडरवियर पहने बैठा हुआ था, काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनिच्चर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे, उसके दांत गिर रहे थे, ठीक है। पेशा वैद्य जी की बैठक पर रहना था। पेशा, वे ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए कि स्निच्चर फॉर्मल होना चाहता है, ठीक है। उसने रुपन बाबू और को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल
बोल निकालते हुए ललकार कर कहा, बद्री भैया होते तो मजा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते हुए बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुपन से 1.5 साल बाद मिल रहा था। तो रंगनाथ रुपन से कितने समय बाद मिल रहा था? रंगनाथ रुपन से 1.5 साल के बाद मिल रहा था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको लिख लेना है। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया हूँ। बाद में सोचकर रुक गया। रुपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक किया है। ऐसे झगड़ों से इंस्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताज़ा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल स्थानीय गुंडागर्दी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहा था। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की, पूरा बद्री दादा कहाँ है? दिखे नहीं। स्निच्चर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चिंटियों को बेदखल करना चाहता था। साथ ही भौं से उड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक। बद्री दादा कहाँ हैं? रंगनाथ ने ऊपर ध्यान न देकर रुपन बाबू से पूछा। रुपन बाबू बेरुखी से बोले, स्निच्चर बता तो रहा है, मुझसे पूछ कर तो गए नहीं हैं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों तरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। स्निच्चर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म से जिस हिस्से से बाएं टांग निकलती है, वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा दिया। दबाते ही उसकी आंखों में मुई आ गई और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जमाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले जाए। गंजहा शब्द का अर्थ क्या है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास वाले बच्चों को नोट करके रखना है। बिल्कुल आपको बन सकता है। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। गंजहा शब्द का जो अर्थ है, ये सम्मान सूचक सॉरी सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल होता था, यानी कि ये सम्मान सूचक शब्द है ये गंजहा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। बोला ये गंजहा जो है ये क्या है? शिवपाल के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद कौन सा इस्तेमाल करते थे? गंजहा। आसपास के गांवों में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे धीरे से कहते थे, तुम इसके मुंह ना लगो, तुम जानते नहीं हो ये साला गंजहा है। फर्श पर वही एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा हुआ था। फर्श पर कितने साल का? 14 और 15 साल का लड़का बैठा हुआ था। तो इसका जिक्र आगे मिल जाएगा, कौन था वो। देखते ही लगता था कि वे शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया है। स्निच्चर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, शहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांग कर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वे उसे कड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रुपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उन्होंने धमका कर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में भी एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें ये सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उनमें से मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता है। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते? लुच्चा और शौधों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि ये करो वो करो, तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? कुछ बेशरम लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे बोला कमरे के अंदर बैजी मरीजों को दबा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रुपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है, घबराओ नहीं, वसुदेव कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रुपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आपका इस कॉलेज में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक?
कमरे में बैरजी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस कॉलेज के साथ क्या संबंध है? रुपन ने रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। अच्छा, उसने कहा कि रुपन तुम रंगनाथ को बताओ। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं। ठीक है, तो ये रुपन जो था ये बैरजी का बेटा था, पता ही है आपको, है ना। और ये क्या है, ये पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं और मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर से कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे और मैं हरामी के लिए बिल्कुल खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गर्ज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल है मामा जी? उसके भी तो कुछ थे नहीं हैं। रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे, है ना। वैद जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजी के ज़माने में वे अंग्रेज़ों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमतों के दिनों में वे देसी हुकूमतों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब वे देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, हम कलकत्ता को, हम दिल्ली को और अब हम जापान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, खतरा पैदा हो गया तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती करवाए। अब ज़रूरत पड़ने पर रातों रात उनसे राजनीतिक गुट के सैकड़ों सदस्य भर्ती करवा देते हैं। पहले भी वे जनता की ही सेवा, जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपर्द होकर और गांव में ज़मींदारों के लंबरदार के रूप में करते थे। अब कोऑपरेटिव यूनियन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में करेंगे। डायरेक्टर और कॉलीग के मैनेजर वास्तव में इन दोनों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने पदों का लालच ना था, पर उस क्षेत्र की जिम्मेदारी के इस कामों को निभाने वाला कोई आदमी और था भी नहीं। जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन दो पदों को संभालना पड़ा, है ना, डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर। रुपन बोल रहा रंगनाथ को बता रहा है ये, है ना, कि डायरेक्टर हैं ये और कॉलेज के मैनेजर हैं, ये दो पद पर थे आपके वैद जी। कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिख लेना है। दो पद कौन से थे? कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न बन सकता है कि वैद जी किन दो पदों पर थे? तो एक कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरा कॉलेज के मैनेजर थे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारे लिए, है ना। तो इसको नोट करेंगे आप बिल्कुल क्लास के बच्चे। अच्छा, बुढ़ापा। वैद जी के लिए इन शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ता था, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र जो थी वो 62 साल की हो गई थी। तो ये जो वैद जी हैं, वैद जी की उम्र कितनी है? 62 ईयर लिख लेना है आपने, ये 62 वर्ष के हैं वो। ठीक है, राजधानियों में रहकर देश की सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए हैं। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद जी की ये प्रतिज्ञा थी कि वे हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि हम तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे, राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी जी की तरह उनकी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहाँ नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद जी का एक पेशा वैद का भी था। वैदक में उन्हें दो नुस्खे खास तौर से आते थे: गरीबों का मुफ्त इलाज करना, फ़ायदा ना हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को आराम मिला हो तो वह तो दूसरी बात है। खुद वैद जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों को दो वर्गों में बांटा था। दो वर्ग कौन से थे? एक प्रकट रोग, दूसरा गुप्त रोग। ठीक है, तो ये आपके वैद जी दो ही तरीके से काम करते थे भाई, देख लो। ठीक है ना। तो बोला कि वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामलों में उनकी एक ये थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं, अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे। कॉलेज में लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्राय इसी थ्योरी की बात करने लगते थे कि अगर कोई कह देता है कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक ना मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और क्योंकि ब्रह्मचर्य को ना मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला बदचलन है।
ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर भी बड़ा खौफनाक भाषण देते हैं। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि यह सुकरात का भी जिक्र है कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते हैं कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य ना रखने से सबसे बड़ा हर्ज ये होता है कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता है। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश ना होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों का को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे और एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि बैजी के दवाखाने का एक विज्ञापन था कि जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई आपका, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। ये पंक्ति जो है ये राग दरबारी उपन्यास से ली गई है। आशा किसी लड़की का नाम होता तभी लड़के ये विज्ञापन पढ़कर उत्साहित ना होते। वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है जो देखने में बकरी की लेडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रंगों में बिजली सी दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। किसने? बैद जी ने। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटांक रस बनता है, रस से रक्त बनता है और रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वह वीर्य है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा भी ले तो समझो पूरा चित्र बचा लिया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा पर बड़ा जोर था और अब घी दूध की तो दूसरी और वीर्य की नदियाँ बहती हैं। उन्होंने आखिर में इस श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से ज़िंदगी हासिल होती है। संस्कृत सुनते ही स्निच्चर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान, कि उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में आकर पिछला हिस्सा छत की ओर उठा लिया। बैद जी भी जोश में थे और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वह पहले से ही जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर बैद जी के भाषण का कोई असर नहीं था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचार्य की क्या जरूरत है, वह तो पाउडर और क्रीम से भी मिल जाता है। नंबर 5 पर पढ़ते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी के आंदोलन में हुई ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही रह गया है। ठीक है, बैद जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था उसने बोला लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। अगले स्वाभाविक था कि वे अपनी बात में पुनर्जन्म के पाप भाग्य भगवान अगले जन्म के कार्यक्रम आदि नियमित रूप से हवाला देता है। अब ये जो बैठा था तो ये कौन था? ये लंगड़ था। ठीक है, उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीर पंथी तिलक लंगड़ लगाता था, गले में तुलसी की कंठी लंगड़ पहनता था, आधी पानी झेला हुआ, दड़ियल चेहरा, दुबली पतली, सब ये लंगड़। ये इम्पॉर्टेंट है लंगड़ की विशेषताएं। ठीक है, एक पैर घुटने के पास कटा जिसकी कमी एक लाठी से पूरी होती थी। चेहरे पर पुराने ज़माने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज उनसे हाथ ने अपनी पीठ पर खींचकर कोड़े मारते थे। उसकी और स्नीचर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़ पी जाओ, इससे बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंखें मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही जिसका संबंध भंग की गर्मियों बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षण भंगुरता और भोग और त्याग जैसी दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में सनीचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पहुंचकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और संसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुन कर कहा, पीना हो तो स्टॉक से गटक जाओ, ना पीना हो तो हमारे ठेंगे से। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद ली और जो आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर खा जाने वाले तक के भाव प्रदर्शन कर दिए।
ठीक है। स्निचर ने उसे छोड़ दिया और एक ऐसी बंदर छाप छलांग लगाई जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, किसका सिद्धांत है भाई? डार्विन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं इस उपन्यास में, है ना, तो ये लिख लेना है आपको। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है यहाँ पर, ठीक है। लंगड़ जिसकी बात करता है, बोले बैठने के भीतर हिस्से पर हमला किया। वहाँ प्रिंसिपल साहब, क्लर्क बैजी, रंगनाथ आदि सभी बैठे हुए थे और 10 बजने वाले थे। स्नीचर ने भंग का गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही जो मास्टर साहब इतने बड़े बड़े माल कह रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने बैजी से कहा, कॉलेज का काम छोड़कर आया हूँ, इसे शाम के लिए ही रखा जाए। बैजी ने स्नेहपूर्वक कहा, संध्या काल पुनः पी लीजिएगा। कॉलेज छोड़कर आया हूँ, वे फिर बोले। रुपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती, काछू और बुशर्ट और फिलॉसफी के अनुसार मैला होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती है। इस समय पान खा लिया था और बाल संवार लिए थे। हाथ में एक मोटी सी किताब, खास तौर पर नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी। ये भाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ, ठीक है, आपने इसको नोट कर लेना है। बोला इस समय रुपन बाबू की बात हो रही है ना, कि बोला बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी। जो टी शर्ट थी महंगी थी इसलिए पहनी हुई थी, तो बोला द्वारी मैली है तब क्या हो गया, महंगी है इसलिए पहन लेंगे। इस समय पान खा लिया था और बाल संवार लिए थे। हाथ में एक मोटी सी किताब जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी और जिसका नाम जेबी जासूस था। अब ये आपको कि रुपन बाबू के हाथ में कौन सी किताब थी, तो खास तौर पर कौन सी किताब का जिक्र किया गया, तो खास तौर पर बोला ये मोटी सी किताब नागरिक शास्त्र की किताब थी जिसे जेबी जासूस कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना है आपने। जब मैं 2 फाउंटेन पेन, एक लाल और एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के अब ये 2 फाउंटेन पेन थे, एक लाल स्याही वाला एक नीली स्याही वाला, पर दोनों में स्याही नहीं थी। बोला कलाई में घड़ी जो सिद्ध करती थी कि जो जुआ खेलता है उसकी घड़ी तक रहन हो जाती है और जो जुआड़ियों का माल रहन रखता है उसकी कीमती घड़ी 10 रुपये तक मिल जाती है। ठीक है, कितने रुपए तक? 10 रुपये तक। रुपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात निकलते निकलते सुन ली थी। वे बोले कॉलेज की तो आप हमेशा ही छोड़े रखते हैं, पर कॉलेज ही की तो आपको छोड़ता नहीं। प्रिंसिपल साहब झेंपे, इसलिए हंसे और जोर से बोले, रुपन बाबू बात पक्की कहते हैं। स्निच्चर ने उछलकर उनकी कलाई पकड़ी, किलकिलाकर कहा, तो लीजिए, बात पर चढ़ा जाइए एक गिलास। बैजी संतोष से प्रिंसिपल का भंग पीना देखते हैं। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल पड़े हैं। बैजी ने कहा, भंग तो नाम मात्र की है और नहीं भी है, वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता का है। किसकी बात की गई है? ये बादाम, मुनक्का और पिस्ता की, है ना। ठीक है, बोला बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है, मुनक्का रेचक है इसलिए इलायची भी पड़ी है, इसका प्रभाव शीतल है, इसे वीर्य करता नहीं है, ठोस और स्थिर रहता है, और इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ भी करता है। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा तो वे पहले ही कह चले, इन्हें कुछ दिन हुए ज्वर रहने लगा था, शक्ति क्षीण हो चली थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। इनके वेतन नित्य का एक कार्यक्रम बना दिए गए हैं। पौष्टिक द्रव्यों के बादाम का सेवन, 2 पत्ती भंग की देखना है। 6 मास के पश्चात जब ये आएंगे तो कैसे होंगे? कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छुछुंदर जैसा आए थे, गेंडा बनकर जाएंगे, देख लेना चाचा। याद रखना किसने कहा? ये क्लर्क ने, है ना। जब कभी क्लर्क बैजी को चाचा कहता, प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि उन्हें अपना बाप नहीं कह सकता। चेहरा उदास, वे सामने पड़ी हुई बालों पर अटकने लगे। तब लंगड़ दरवाजे पर आकर शस्त्रों में शूद्र के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौपट पर मुर्गी बनकर उसे बैजी को प्रणाम किया। ठीक है, बोले लंगड़ ने भीख, अच्छा यहाँ पर है कि जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं है तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। लंगड़ ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो जाता हूँ बापू। बैजी ने कहा, जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते जाओ, उसमें क्या सहायता कर सकता हूँ। लंगड़ ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक है बापू ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे? जब कोई सिफारिश बिफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने उन्हें फिर से प्रणाम किया और एक पैर की लाठी सहारे झूलता हुआ चला गया। बैजी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों की ही जैसी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा, हंसते ही बैजी का चेहरा मुलायम हो जाता है, नेतागिरी की जगह
भलमन साहत ले लेती है और आचारवान महापुरुष की जगह बदचलन जैसी दिखती है। रंगनाथ ने पूछा, लड़ाई कैसी लड़ रही है? प्रिंसिपल साहब सामने पड़ी हुई फाइलें और चेक बुकें जिनकी आड़ में भी कभी कभी यहाँ सवेरे सवेरे भंग पीने चले जाते थे समेटने लगे। हाथ रोककर बोले, इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना लूँगा और कायदे से ही नकल लूँगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत लूँगा और कायदे से ही नकल लूँगा। इसी लड़ाई की बात चली हुई है। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया है, नोट करना है आपको, है ना। रंगनाथ ने क्या, इतिहास में एमए किया हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करो इसको। ना जाने कितनी लड़ाइयों के कारण पड़े हैं। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, तो किसका जिक्र? सिकंदर का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, किया है। पुरु ने उसका कब्जा ना होने पर, पुरु जो है ना ये इंद्रप्रस्थ की राजधानी है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्रतिरोध किया था, इसी कारण लड़ाई हुई थी सिकंदर का और अलाउद्दीन का। ये लिखना है, सिकंदर और अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं पद्मिनी को लूँगा, पद्मिनी, और राणा ने कहा था कि मैं पद्मिनी को नहीं दूंगा, इसलिए लड़ाई होगी। सभी लड़ाइयों की जड़ यही बात है कि एक पक्ष कहता था लूँगा, दूसरा कहता था नहीं दूंगा, बस लड़ाई हो जाती थी। पर यह लंगड़ कहता था कि धर्म से नकल लूँगा, बाबू कहता था धर्म से नकल दूंगा, फिर भी लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल साहब से एक ऐतिहासिक विषय का मतलब पूछा। उसने जवाब में उन्होंने अवधि में एक कहावत कही जिसका शाब्दिक अर्थ था, हाथी आते हैं घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊँट गोते खाते हैं। ये कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई हो, पर रंगनाथ इतना तो समझ गया था कि फिर लंगड़ और नकल बाबू के बीच चलने वाले धर्मयुद्ध की डिज़ाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल और स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किया। उनकी ओर से क्लर्क बोला, ये गंजों के चौंचले हैं, मुश्किल से समझ सकते हैं। गंजे मैंने आपको बताया था सम्मानजनक शब्द है ये। लंगड़ यहाँ से 5 कोस दूर एक गांव में रहने वाला है। तो लंगड़ का घर कॉलेज से कितनी दूर था? 5 कोस की दूरी कर। लंगड़ की बीवी मर चुकी थी, लड़कों से ये नाराज हो गए थे और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। लड़कों से ये नाराज है और समझ चुका है कि सब मर गए हैं। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता था। कौन? लंगड़ की बात हो रही है। लंगड़ किसके? कबीर के और दादू के भजन गाता था और गाते गाते थक जाता था तो बैठे ठेले एक दीवानी का मुकदमा दायर कर बैठा। इम्पोर्टेंट है ना। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए जिसके लिए तहसील में दरखास्त चाहिए। दरख्वास्त में कुछ कमी रह गई है इसलिए वे खारिज हो गई है। इस पर दूसरी दरख्वास्त कुछ दिन पहले तहसील ने नकल लेने से नकल 20 चिड़ी मार निकला। उसने 5 रुपये मांगे। लंगड़ बोला कि रेट 2 रुपये का है। इसी पर बहस हो गई। 2-4 वकील वहाँ खड़े हो गए। अब उन्होंने पहले नकल 20 से कहा कि भाई 2 रुपये में ही मान जाओ, ये बेचारा लंगड़ है, नकल लेकर तुम्हारे गुण गाएगा, पर अपनी बात से बाल बराबर भी नहीं खिसका। एकदम से मर्द बन गया और बोला कि मर्द की बात एक होती है, जो कुछ कह दूं वही है। तब वकीलों ने लंगड़ को समझाया। बोले कि नकल बाबू की घर गृहस्थी आदमी है, लड़कियां ब्याहनी हैं, इसलिए रेट बढ़ा दिया है। मान जाओ, 5 रुपये दे दो। ऐंठ पर वे फिर ऐंठ गया। बोला अब यही होता है, तनख्वाह तो दारू कलिया पर खर्च हो जाती है और लड़कियां ब्याहने के लिए घूस लेते हैं। नकल बाबू बिगड़ गया, गुर्राकर बोला कि जाओ, हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। सच तो ये है कि रंगनाथ बाबू की लंगड़ से गलत नहीं कहा था। याद रखना है कि रंगनाथ बाबू ने लंगड़ से कुछ गलत नहीं कहा था। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गई हैं। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा रिश्वत देता है ना। क्या करें बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी हैं, सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। जो भी हो, लंगड़ और नकल बाबू के बीच में हुज्जत हुई। अब घूस के मामले में बात बात पर हजूमत होती है। पहले संधा काम होता था, पुराने आदमी
पक्के होते थे। 1 रुपये टिक्का दो, दूसरे दिन नकल तैयार करो। अब नए स्कूल लड़के दफ्तर घुस आए हैं और लेन देन का रेट भी काटते हैं। इन्हीं से देखा देखी पुराने आदमी भी मनमानी करने लग पड़ते हैं। लंगड़ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी कठी छूट कर कहा कि जाओ, तुम कायदे से ही बात करोगे और कायदे से ही काम करोगे। अब तुम्हारी एक कानी कौड़ी ना मिलेगी। हमने दरख्वास्त लगा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही। उसके बाद लंगड़ ने जाकर तहसीलदार को सब हाल बता दी। तहसीलदार हंसकर बोला, शाबाश लंगड़, तुमने ठीक काम किया है। तुम्हें इस लेन देन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। नवंबर आने पर तुम्हें नकल मिल जाएगी। नवंबर मास का जिक्र है यहाँ पे, महीने का है ना, याद रखना है। उसने पेशावर से कहा। लंगड़ बेचारा 4 महीने से हैरान है। अब कायदे से काम होना चाहिए, इन्हें कोई परेशान ना करें। इस पर पेशकार बोला कि सरकारी लंगड़ा तो झक्की है, आप इससे झमेले में ना पड़े। बोला लंगड़ पेशकार पर बिगड़ गया। झाएं झाएं रोने लगा, झाएं झाएं होने लगी। किसी तरह दोनों ने तहसीलदार से सुलह कराई। लंगड़ जनता की नकल बाबू, उसके दरख्वास्त किसी न किसी बहाने खारिज कर देगा, है ना। बाकी इतना कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नीचे ठीक है, तो ये लास्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, फिर करते हैं ख़त्म, क्योंकि इतना है नहीं, है ना। बीच में यहाँ पे क्लर्क का कथन आता है, ठीक है। बोले लंगड़ के इतिहास का उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ था। भावुक होते हुए कुछ कहना चाहता था कि भावना उसके सब मन को मथने लगी। नीचे है कि क्लर्क ने शिकारी कुत्ते की तरह झपट कर ये बात दबोच दी कि क्या कर सकते हो रंगनाथ बाबू, कोई क्या कर सकता है। जिसके छिलता है उसी के चनून आता है। लोग अपना ही दुख दर्द ढो लेते हैं और दूसरों का नहीं, ठीक है। क्लर्क चलने को उठा ही था कि प्रिंसिपल ने 4 और निगाह धोकर कहा, बद्री भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हो। बैद जी ने कहा, एक रिश्तेदार डकैती में फंस गया है। पुलिस की लीला अपरंपार है, जानते ही हो। बद्री वहीं गया है, आज लौट रहा होगा। सनिच्चर चौखट के पास बैठा था, मुंह से सिटी बिटी बजाते हुए बोला, जब तक नहीं आते तभी तक भला है। प्रिंसिपल साहब, अब भंग पीकर अब इस तक भूल जाओ कि आराम हराम है। एक बड़ा सा तकिया अपनी ओर खींचकर इत्मीनान से बैठ जाओ। सनीचर ने बहुत से कहा कि कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया है। बद्री भैया सुनेंगे तो सुपरवाइज़र को खा जाएंगे, है ना। और प्रिंसिपल आतंकित हो गए। उसी फुसफुसाकर बोले कि ऐसी बात है कि सनीचर ने सिर झुकाकर कुछ कहना था। वार्तालाप की ये वही अखिल भारतीय शैली थी जिसे पारसी थिएटर ने अमर बना दिया था। किसे? इस शैली को, है ना। दूसरे में कह रहे हैं कि बोला वहीं पर खड़े हुए तीसरे आदमी को कानों कान खबर तक ना हुई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। बोला प्रिंसिपल साहब तकिए के सारे निश्चल बैठे हैं। आखिर में एक ऐसी बात बोल दी कि जिसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा, लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए हैं। ये बात बड़ी ही गुणकारी है और भला आदमी का इसमें प्रयोग मल्टीविटामिन टिक्कियों की तरह कर रहे हैं। दिन में 2-2 3-3 बार खाना खाने के बाद कर सकता है। पर क्लर्क को इसमें कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जैसा जान पड़ा। उसने जवाब दिया, आदमी आदमी है। अपने कॉलेज में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। गबन बीज गोदाम, अब बोला ना। बैजी ने आत्मीयता की दृष्टि से देखा और मुस्काए। कोऑपरेटिव यूनियन वाला गबन बीज गोदाम से गेहूं निकाल कर हुआ था। कॉलेज में गबन कैसे हो सकता है, वहाँ गेहूं का गोदाम ही नहीं है। ये मजाक था प्रिंसिपल साहब। ऐसे एक बार हंसी शुरू हुई तो आगे ही बढ़ती चली गई। 6 हम बाद में पढ़ लेंगे मंडे को, हाँ। थोड़ा सा यहाँ इसको देख लेते हैं। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, है ना। और बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।